भाइयों और बहनों, अभी हम लोगों ने नाना साहब पाटिल साहब का वक्तव्य सुना। अत्यंत अभ्यासपूर्ण तथा अत्यंत अनुभव प्रधान, यानी जिस व्यक्ति ने 2 साल चाइना जैसे देश में रहा और वहाँ की स्थिति को देखा, भिन्न देशों में रहकर भी आए, उसी के साथ प्रशासन में जो उनकी भूमिका थी, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ हमारे सामने रखी है। उनको गंभीरता से देखना होगा। मैं जो बात करने वाला हूँ, एक 4-5 मुद्दे हैं, बस उतने पुरता ही बोलूँगा मैं। पहली बात तो ये है कि क्या बदलाव आया है। जो 80 के दशक में हम लोग किसान समस्या के बारे में बात करते थे, क्या वो अब लागू है? ये सवाल सामने रखते हुए हम लोगों को आज की स्थिति को समझना होगा। मुझे जो बड़े बदलाव, वैसे तो लिस्ट बनाएंगे तो 5-25 बदलाव हमको दिखाई देंगे, लेकिन बड़े बदलाव जो हैं उसमें से सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जमीन का विखंडन हो गया है। इतना छोटे टुकड़े में जमीन बढ़ गई है कि अब वो वायबल ही नहीं रही, यानी उसमें आत्महत्या के सिवाय दूसरा कुछ उगता ही नहीं। इतनी छोटे टुकड़ों में सारी जमीनें बिखर गई हैं। इसलिए ये हमारा प्रश्न बहुत बड़ी डेवलपमेंट या चाइना से टक्कर लेने के नहीं है, यहां तो सर्वाइवल के लिए भी प्रॉब्लम है। इसलिए पहली बात जो मैं ऑब्जर्व की है कि हमारे पास जमीनों का विखंडन हुआ है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया भर में खेती कॉरपोरेट्स करते हैं, खेती जो है कंपनी करती है। हमारे पास देखिए, सोचने का भी हम लोगों का तरीका, हमारे बेटे को कुछ अगर धंधा निकाल के देना है तो हम सोचते हैं कि अरे कंपनी बना ली जाए, उसकी कंपनी बनती है, पार्टनरशिप की कंपनी बनती है। लेकिन खेती के बारे में हम लोग कंपनी के बारे में सोचते नहीं, क्योंकि सोच सकते नहीं। हमको मजबूर कर दिया गया है कि हम पर्सनल फार्मिंग ही करेंगे, कॉर्पोरेट फार्मिंग नहीं करेंगे। इस तरीके का एक ढांचा चला आया और उसको चलाया गया। मैं आगे जाके बोलूंगा कि एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट के कारण हमारे देश में फार्मर्स कंपनी तैयार नहीं हुई, जिसकी कीमत हम आज भुगत रहे हैं। आज जब हमारा अमेरिका से बात होती है तो हमको डर लगने लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्यों डर लगता है? क्योंकि हमारे जमीन के ऐसे टुकड़े हो गए हैं कि हम किसी से लड़ाई करने के पोजीशन में अब नहीं रहे, हमारी स्थिति ही नहीं रही है। वो उसका मुख्य कारण मेरे को लगता है सीलिंग का है, और सीलिंग के बारे में गंभीरता से सोचा नहीं गया। उनको गरीबों की बहुत चिंता थी। चुनाव जैसे आते थे, गरीबों के वोट भी लेना पड़ता था, जमीनें बांटी जाती थी। विनोबा जी ने भी वही किया, कम्युनिस्ट भी वही कर रहे थे, और हमारे नेहरू जी भी वही कर रहे थे कि जो जमीन बांटो, जमीन बांटने का मतलब दारिद्र्य बांटना है। ये उनको क्यों नहीं समझ में आया, मेरे को आश्चर्य लगता है। आज मेरे सामने जो समस्या है उसमें की सबसे बड़ी समस्या है जमीनों के टुकड़े हो गए, उनको इकट्ठा करके। जब मैं बताता हूं, मैं मराठवाड़ा से आता हूं जहां सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है। उस मराठवाड़ा में अगर मेरे पास है ना, मेरे कंपनी के पास 2000 एकड़ जमीन रहेगी ना, तो मैं तो समंदर से पानी लेके आऊंगा, उसको प्यूरिफाई करके मैं मेरी खेती में करूंगा, क्योंकि 2000 का नुकसान मेरे बेर के मैं सहन करने की कुवत से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे कई चीजें निकल सकती थी, लेकिन हमने वो निकलने नहीं दी। हम लोग भाग रहे हैं अपनी गलतियों को स्वीकारने से। हमने वो गलतियां की है कि जो सीलिंग, अभी तो होश आना। अच्छा ठीक है, उस जमाने में एग्रीकल्चर एक मेजर प्रोडक्शन मीन था, उस जमाने में ठीक है। आज क्या है, आज क्यों है सीलिंग? आज खत्म करने में क्या दिक्कत है?
दुनिया में हम सब जगह देखते हैं कि 2000 एकड़ का मालिक भी होते हुए भी वहां पर जमींदारी नहीं आई, फिर से जमींदारी नहीं आती। आज के जमींदार तो सरकार पुरस्कृत कारखानदार है, हजारों एकड़ के मालिक है। अंबानी, अदानी, गोदरेज, इनकी जमीनों का कैलकुलेशन कीजिए, हजारों एकड़ है। हजारों एकड़ इनके नाम पे चल सकता है, और किसान के नाम पे क्यों 54, क्यों 18, क्यों 8? ये बंधन किसान पे ही क्यों होना चाहिए? इसके बारे में हमको लगता है कि आज हम बहुत बड़े संकट में उस मामले में। आगे मैं ये देख रहा हूं, दूसरा जो बड़ा बदलाव है, शायद मेरे रीडिंग में और नाना साहब पाटिल साहब के रीडिंग में कुछ फर्क आ रहा है। मैं ये देख रहा हूं कि देखिए, किसानों ने 80 के बाद से अपने बच्चों को खेती से बाहर निकालने का बहुत बड़े प्रमाण में शुरुआत की, बहुत बड़े प्रमाण। आधी रोटी खाई, जमीन का टुकड़ा बेचा, लेकिन बच्चों को कहा कि तू पढ़, चपरासी हो, लेकिन एग्रीकल्चर में से बाहर निकल, ये नरक में तू मत रहे। और ये बात जो है, देखिए, दलितों के लिए तो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उन्होंने कहा था कि गांव छोड़ो, लेकिन किसानों के लिए कोई न बाबा साहेब अम्बेडकर थे, न कोई गांधी थे, न कोई शरद जोशी थे कि जिन्होंने कहा कि खेती छोड़ो। ये केवल किसानों का टैलेंट है। और कितने बड़े पैमाने पे, मैं अंबाजोगाई जैसे छोटे तालुके के जगह पे रहता हूं, मैं मेरे आसपास में देख रहा हूं कि आज लगभग 85% परिवारों में नॉन एग्रीकल्चर सोर्स से पैसा आना शुरू है। नॉन एग्रीकल्चर मनी जो आ रहा है, वो कब से आ रहा है? बहुत जमाने से। हम जो लोग जो है, प्रकाश भोग याद होगा, हम लोगों ने कर्ज मुक्ति किया 2 बार। पहली बार हमको तो बहुत प्रतिशत मिला, बहुत बड़ा, लेकिन दूसरे बार कोई प्रतिशत नहीं मिला। उसकी वजह यह थी कि नॉन एग्रीकल्चर पैसा गांव में आना प्रारंभ हुआ। मैंने ये देखा हूं कि बहुत, ये जो है ना, चाइना का जैसा स्थलांतर नहीं है, ये मैं मानता हूं। चाइना में प्लान्ड स्थलांतर था, हमारे पास स्ट्रेस है, दबाव के कारण। पुणे, बंबई या और कहीं आसपास बड़े शहरों में तालुके के जगह पे, जिले के जगह पे जो स्थलांतर हो रहा है, वो कंपलसरी है। उसमें उसका चॉइस नहीं है, उसको जाना ही है। और फार्मर्स ने ये देखा कि वो, मैं उसकी तो तुलना भ्रूण हत्या के जैसी करता हूं। औरत को जैसा लगता है कि मैंने, एक बहुत बड़ी कविता है, गंगा में एक बुढ़िया नहा रही थी, तो एक मवाली जाते हुए बोला कि अरे बुढ़िया, तुझे कौन देखने वाला, अब क्यों मल रही है अपने जिस्म को? तो बुढ़िया ने कह रहे कि मैं मैल निकालने के लिए या गोरी होने के लिए नहीं मर रही हूं, जिंदगी भर जो नजरें मुझे लगती गई हैं, उनको खरोच के निकाल रही हूं। क्या बात है, क्या बात है। और इसी कारण वो महिला जो बोलती है कि ना, बच्ची नहीं हुई तो अच्छा होगा, ये उसी तरीके से किसान को लगता है कि अरे मेरा बेटा किसान नहीं रहा तो बहुत अच्छा होगा। और ये भावना के कारण बड़े पैमाने पर स्थलांतर हुआ है, और वो 85%। देखिए, अभी आप अगर कहीं जाएंगे और वहां पर अगर हरी भरी अगर खेती दिखाई दी ना, तो समझ लेना चोर अधिकारी की जमीन है। उसका चोरी का पैसा छुपाने के लिए वो जमीन लेता है, हरी करता है, उनके पास सोर्सेस हैं। मेरे कोई आपत्ति नहीं, मैं ये मान रहा हूं कि उनकी कम से कम कर्ज माफी तो मत करो, करना है तो उन लोगों का क्या, क्यों, जो खेती पे डिपेंड है। क्या डेफिनेशन है फार्मर की? फार्मर की साधी सी डेफिनेशन ये है कि फार्मर वो है जिसके उत्पन्न का मुख्य साधन, देखिए अंडरलाइन मुख्य साधन खेती है, जिसका मुख्य साधन खेती है। तुम नौकरी करोगे, तुम कोई व्यवसाय कर, मेरे अंबाजोगाई तालुके के 5 डॉक्टरों ने गए 3 साल में लगभग 200 एकड़ जमीन खरीदी है डॉक्टर्स ने। अरे वो क्या, शेतकरी बोले ठीक है खेती कर रहे हैं आप, आपका कोई प्रॉब्लम भी हो गया, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है,
लेकिन आत्महत्या केवल उन घरों में है जो केवल खेती के ऊपर डिपेंड है। खेती पे जितने डिपेंड है उनके घरों में आत्महत्या है। वो खेती के बाहर का जिनके पास पैसा आता, वो मुझे लगता है ये सर जैसा बता रहे हैं, मैं वो सरकार ने कोई पैसा देना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए उसके ऊपर आप चर्चा नहीं करता, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर पैसा हर घर में आना चाहिए। जिस घर में पैसा नॉन एग्रीकल्चर का आ जाता है तो उसके घर की आत्महत्या टल जाती है। मैंने कहा कि 18,000 ये पैसे की चालाकी बहुत मजेदार है। 7वां वेतन आयोग लेते समय तो आप ये बात करते हैं कि कर्मचारी को, लोएस्ट लेवल के कर्मचारी को इंसान की तरह जीने के लिए कम से कम 18,000 रुपए महीना मिलना चाहिए, और आप देंगे लाडली बहन को 1,500 और किसान को 2,000। ये नहीं चलेगा। आपको देना है ना तो सीधा सीधा 18,000 दो। मैं उसका रास्ता बताता हूं। ये कर्ज माफी सरसगट करने से बेहतर यह है वो चोरों की कर्ज माफी मत करो, वो पैसे इनको दे दो ना, क्या दिक्कत है उसमें? इतना आसान तरीका है, लेकिन वो लोग उस चीज को मानेंगे नहीं मानेंगे मैं नहीं जानता। तीसरी बात यह है जो बदलाव आया है बड़ा, जिसका उल्लेख नाना साहब ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। वो लोग जिन लोगों ने WTO का विरोध किया, वो लोग जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जागतिक व्यापार संगठन का विरोध किया, उन लोगों ने तो आज बड़ा खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्रंप तात्या ने उसका सत्यानाश कर दिया है। वो हमारे से कारण नहीं हुई। जिसके बारे में हमारे को ये डराया जाता था कि ये अमेरिका को इतना सब्सिडी देती है, उसको बहुत WTO का फायदा होगा, वो WTO को खत्म कर देता है ट्रंप। और बायलैटरल में क्या होता तुम्हारा हाल, वो तो ये अमेरिका से जो हम लोगों ने करार किया बायलैटरल का, उसमें पता चल गया। जागतिकीकरण जो है ये अनिवार्य है। उसके लिए WTO जैसा संतुलन अगर बना रहेगा तभी ही दुनिया का व्यवहार ठीक से चलेगा। अगर सब जगह बायलैटरल होगा तो अब जैसा ट्रम्प जो है हम लोगों को दबा सकता है, वो चाहे जितना भी देगा, वो बोल रहे हैं ना, उनको तो सब्सिडी देके अपना माल बाहर निकालना है। जैसा सर ने बताया कि वहां तो 32 करोड़ है, हमारे पास 150 करोड़ के पास हम पहुंच रहे हैं, तो हम लोगों तक वो माल पहुंचा देना है उनको। ये उनकी रणनीति रहेगी। तो ये बड़ा बदलाव उसमें का ये है कि हमको लगता है कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का अनिवार्य रूप से फैलाव हो गया है। यानी अब जो है ना, तुमको अमेरिका के भाव का पता न हो और तुम देशी मार्केट में भाव मांग रहे हो तो तुमको मूर्ख कहा जाएगा। पूरे दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और ऐसे जुड़े हुए हालत में हम लोग आ गए हैं, जो कि 80 के दशक में ऐसी स्थिति नहीं थी। होगी वो परे, लेकिन अब हमारे जीवन से वो चीजें सारी, जैसा सोयाबीन का बताया है, सोयाबीन के बारे में जो हालत हमारी बन गई, अब उसके बारे में अगर हम कंसीडर नहीं करेंगे तो हम मार खाने वाले हैं। मुझे यह लगता है कि ऐसी स्थिति में यह स्थिति बनने का एक बड़ा कारण, मैं आज जो आया हूं उसमें एक अलग स्थिति में आया हूं। एक्चुअली मैं 70-75 से पहले से आंदोलनों में काम करता हूं। मैं इमरजेंसी में जेल में भी था। जयप्रकाश आंदोलन के साथ मैं जुड़ा रहा, मैं राष्ट्रीय संयोजक भी था उनका, उनके हयात में। तो मैं ये महसूस किया था उस समय 70 से 75 का जो काल है, तो वो एक सफोकेशन पीरियड था। भ्रष्टाचार एक ऊंचाई पे पहुंच गया था, कुछ आप बोल रहे हैं तो उसका कोई असर नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति हो गई थी। ऐसी स्थिति में, ऐसी ही स्थिति मुझे अब लग रही है पिछले 8-10 साल से, एकदम 15 साल से नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि कुछ एक आशा मुझे शुरू के जमाने में लगती थी, लेकिन जैसे जैसे कदम बढ़ते गए वैसे वैसे एक निराशा का काल, एक अंधकारमय काल मेरे को फील हो रहा है।
और फिर से वही 75 वाला सफोकेशन लग रहा है। ऐसे काल में राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता बनती है। मैं आपको खास तौर से बता रहा हूं, जो बात गांधी जी ने चंपारण के बाद महसूस की। चंपारण में तो किसानों की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद गांधी जी ने एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया, क्योंकि वही सफोकेशन वो भी फील करते थे। और भारत के किसानों ने आजादी के आंदोलन का समर्थन किया। इसी कारण गांधी जी का नेतृत्व जन आंदोलन में रूपांतरित हुआ। अगर किसान समर्थन नहीं करते गांधी जी को, तो शायद वो राष्ट्रीय आंदोलन बन सकता। लेकिन गांधी के आंदोलन को जिस तरीके से किया, मुझे लगता है कि यह सफोकेशन कौन तोड़ेगा। हमारे महाराष्ट्र में कुछ बहुत अच्छे मित्र हैं, वो उनको लगता है कि राहुल गांधी वो सफोकेशन को तोड़ेगा। मुझे लगता है कि जिन लोगों को भारत की नब्ज नाड़ी समझ में नहीं आई, वही ऐसा जवाब दे सकते हैं। भारत ने गांधी जी को नेता माना इसलिए कि गांधी जी का व्यक्तित्व निर्दलीय था। हमारे 75 के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को नेता माना, क्योंकि जयप्रकाश नारायण निर्दलीय थे। अन्ना हजारे के बारे में मेरी भी राय कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनका चेहरा जो था वो निर्दलीय था। ऐसा निर्दलीय आदमी ही हमारे देश को इस संकट से बचा सकता है। संकट क्या है मैं बताऊं आपको। संकट यह है कि हम कुछ करेंगे तो कुछ होगा, ऐसा लोगों को नहीं लगता। लोग, आप जो बड़े बड़े नेता हैं आंदोलन के, मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूं, लोग नहीं आएंगे। क्यों? लोग इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो हताश हो गए हैं कि हम कुछ करने से ये देश में कुछ बदलाव होगा, ऐसी बिल्कुल संभावना नहीं है। ऐसी निराशा आई। ये निराशा लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। और ये खतरा 75 में भी आया था। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से कुछ निकला, मोरारजी जैसे लोग आए या जॉर्ज जैसे लोग आए, वो हम लोग ठीक है, लेकिन हमको ये विश्वास हुआ कि हाँ, हम सरकार बदल सकते हैं, हम करने से कुछ होगा, यह विश्वास तैयार होगा। मैं बता रहा था कि निर्दलीय व्यक्ति ही राष्ट्रीय आंदोलन का नेता बन सकता है, और आज वो नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक, जिस तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया, वो बिल्कुल उसका निषेध करना चाहिए। वो नीचपना है। अरे गांधीवादी आदमी, एक शांतता वाला आदमी, उसका कृति का रिकॉर्ड है। तुम्हारी उसके मांगों के प्रति मतभेद हो सकता, होना भी चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको देशद्रोही बोलोगे आप? उसको, जिसका बाप फौज में लड़ा, हमारे सत्ताधारों ने कम से कम लाज ये रखना चाहिए कि इनके बाप, मोदी का बाप या शाह का बाप कभी जंग को लड़ने के नहीं गया वो सोनम वांगचुक का बाप। ऐसे घर में वो पैदा हुआ कि बाप कभी भी मर सकता है शत्रु की गोली से। ऐसे स्थिति में जाने वाले आदमी को आप देशद्रोही बनाकर पकड़ते हैं, और संशयास्पद रीति से उसकी स्वास्थ्य भी खराब होता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंसिडर किया, इसलिए उसकी जान बच गई। मुझे लगता है कि किसान आंदोलन जो है वो मुख्यतः निर्दलीय है। मुख्यतः, कुछ लोग होंगे दलों से जुड़े हुए तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसका टेम्परामेंट जो है वो निर्दलीय है। तो ऐसी निर्दलीय शक्ति ने अगर सोनम के साथ खड़े होने का तय करे, तो हमारे देश का भविष्य बनने की कुछ एक आशा तैयार होगी। और दूसरा बात यह है कि हमारे आंदोलन जो है ना, वो प्रभाव शून्य हो रहे हैं। जैसा मैं पहले बताया कि सत्ताधारी तुम्हारे को गिनते ही नहीं आप, और अगर तुम गिनने जैसे हो गए ना, गोली मार देंगे। हाँ, ये भी संभावना है। तो ये ऐसी स्थिति में हम लोग जो आए हुए हैं, उसका मुख्य कारण जो है वो है हमारी चुनाव पद्धति। किसान आंदोलन ने तो खास तौर से इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारी चुनाव पद्धति, सारी चीजें हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि इतने बड़े बड़े लोग हमारे होके गए, उन लोगों को यह क्यों नहीं समझ में आया कि चुनाव एक दिन में क्यों होना चाहिए भाई, 8 दिन में क्यों नहीं होना चाहिए? क्या करना है?
ऐसे बूथ नहीं लगाने हैं। सरकारी दफ्तरों में, ग्राम पंचायत में आप पेटी रख दीजिए, हो जाएगा काम। लोग अपनी सुविधा से आएंगे, मतदान करेंगे। लेकिन नहीं, एक दिन में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करना, दलित ब्राह्मण करना एक दिन में संभव है, 8 दिन में ये काम नहीं चल सकता, और वो उनको नहीं चाहिए। ये झुंडी जो है, झुंड बनाने का राजनीति है, वो पद्धति को, पोषक हमारी चुनाव पद्धति है, उसको भी तोड़ने के लिए हम लोगों को ही चाहिए कि आवाज उठाना। यानी गांधी के जमाने में जैसा उस समय के किसानों ने सोचा होगा कि हाँ, चंपारण का इश्यू तो है सही, लेकिन गांधी जो बोल रहा है उसके साथ भी हम लोगों को जाना चाहिए। और इस तरीके का अगर व्यापकता हम लोगों में आएगी तो सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा। वो ये किसानों का प्रश्न, ये उनके आजादी का प्रश्न बनेगा। ये आप लोग बड़ी गंभीरता से समझ लीजिए। 2 तरीके से किसानों को तरफ देखा जाता। एक तो जात, शेतकऱ्याची जात, किसानों की जाति है। अरे किसानों की जाति भी कुछ नहीं है। जब तुम्हारा बेटा है ना प्रोफेसर बन जाता है तो वो प्रोफेसर की जाति का हो जाता है, वो किसान जाति का नहीं रहता। तो आप वो जाति भी नहीं है, वो वर्ग भी नहीं है, वो क्या है, वो सर्जक है। सर्जक हमारे समाज में जो है, ये किसान को जो है लोग ट्रेड यूनियन की तरह से देखते हैं। हमको उसमें से निकलना पड़ेगा। ट्रेड यूनियन का मकसद ये रहता है कि पैसे बढ़ाओ। क्या अगर हम लोग किसान ब्रिगेड ने कहा कि हमको कपास को 10,000 रुपए भाव मिलना चाहिए, तो दूसरी संगठन आके बोलेगी नहीं 12,000 मिलना चाहिए, फिर 14,000, कोई लॉजिक नहीं उसमें। किसान का विषय दाम का नहीं है, किसानों का विषय आजादी का है। और आजादी का विषय इसलिए है क्योंकि किसान विरोधी कानून हमारे देश में प्रचलित है। अरे इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की हिस्ट्री आप लोग देखिए। वो आया अंग्रेजों के जमाने में, 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 46 में उन लोगों ने 46 में इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का ऑर्डिनेंस निकाला। ऑर्डिनेंस का और कानून में फर्क यह है कि ऑर्डिनेंस को एक विशिष्ट मुद्दत होती है, 1 साल की, 6 महीने की, वो ऑर्डिनेंस में मेंशन की जाती है। लेकिन वो ऑर्डिनेंस निकला 47 में, तो हम आजाद हो गए थे। रफी अहमद किदवाई अन्न मंत्री थे, वो नेहरू के पास गए, उन्होंने बोला कि अब ये बंद कर दो, हम तो युद्ध में नहीं है, इसकी हमको क्या जरूरत है। तो हर नेता की तरह यही कहा गया कि तुमको कुछ समझता नहीं, रहने दो। और वो बेचारा अनुयायी क्या करेगा, रहने दिया। उसके लिए इसेंशियल, देखिए खेती, सर ने कितना अच्छा बताया कि राज्यों के अधिकार, हमारे पास जो है ना बहुत उल्टा हुआ। खेती राज्यों की लिस्ट में है, लेकिन तीसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई और उसमें सामयिक में उसको जोड़ दिया गया कुछ खेती मालों को। यानी हमारे लेफ्ट के लोगों को यह लगा, खासतौर से घोर डाले लोगों को, कि 2 लोग असमाधानी भारत में, एक है आरएसएस वाले, उनको लगा कि उस समय हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ, गांधी ने नहीं होने दिया। और दूसरे दुखी कौन थे मालूम क्या, कम्युनिस्ट। उनको लगता है कि जमीन का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, तो राजा जी ने उसमें टांग अड़ा दी और राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। ये दोनों बहुत अस्वस्थ हैं। अब वो क्या है, विस्तार से बात अलग होगी। लेकिन हमारे देश में ट्रेड यूनियन के तरीके से खेती के प्रश्न को देखने की एक विकृत दृष्टि आ गई है। और मुझे लगता है कि किसान गुलाम है। उसका एक उदाहरण मैं दे रहा था कि वो है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। अरे अब ये सर लोग तो बहुत जानकार लोग बैठे हुए हैं। कानून में ऐसी व्यवस्था होती है कि उसका जो प्रस्तावना रहती है, शुरुआती का भाग, उसमें वो कानून में जो शब्द इस्तेमाल किए गए उनका क्या अर्थ होगा वो लिखा हुआ होता है। आवश्यक वस्तु की व्याख्या क्या है, कानून में है, आप जाके कभी भी खोल के देख सकते हैं। कानून में लिखा हुआ है सरकार जो चाहेगी वो वस्तु आवश्यक वस्तु। ये तो वो जमाने हो गया, राजा महाराजा ने अपनी रानियां बना के ले जाते थे किसी भी लड़की को,
उसी तरीके से ये आवश्यक वस्तु वाला कानून है। अब इसका परिणाम क्या हुआ? देखिए, मैं बहुत गंभीरता से इस बात को देख रहा हूं कि इससे नुकसान ज्यादा किसानों को हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इंडस्ट्री को भी हुआ। इंडस्ट्री का लाइसेंस परमिट कोटा राज ने हमारा सत्यानाश कर दिया पूरी। आप देखिए ना, बंबई के आसपास इंडस्ट्री होती है, बड़े शहरों के आसपास होती है, राजधानियों के खासतौर से। चंद्रपुर में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं तैयार होता, क्योंकि वहां पर साहब लोगों की परवानगी लेने के लिए बंबई जाना पड़ता, उनको पैसे खिलाने के लिए बंबई जाना पड़ता, और ये आसान पड़ता बंबई के आसपास के लोगों को, वो मैनेज कर सकते हैं। चंद्रपुर वाला बेचारा वहीं चक्कर मार के मर जाता। इस कारण हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं हुआ, लेकिन किसानों के भाव गिराने में यही कानून कारणीभूत रहा हर बार। इसलिए हम ये मानते हैं कि भारत के किसानों की समस्या, अच्छा ये कानून रखे और आपको हमें भाव दे दिए, क्या होगा? कल ये कानून के तहत वो सब उल्टा कर सकते हैं। जड़ को काटना होगा, और जड़ है ये कानून। जैसा सीलिंग का कानून है, जैसे आवश्यक वस्तु का कानून है, जैसा अधिग्रहण का कानून है, इन कानूनों के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। हम लोग अभी तक किसानों का ये डॉक्यूमेंट्री में भी चित्र बनाया क्या है, तो एक फांसी का बंधा है और नीचे से आदमी वो किसान देख रहा है, करुण चित्र। किसान का ये चित्र सही चित्र नहीं है। किसान का सही चित्र है हाथ पैरों में बेड़ियां। क्यों नहीं? ये स्टेटस वाले शेतकरियों को नहीं लगेगा अच्छा, लेकिन जो सही वाकई में खेती पे डिपेंड है उसको तो लगेगा कि हाँ, आज मेरा सही चित्र बना है। भारत में किसान गुलाम रहा, इसलिए आज बड़ा संकट बना है। आज भी टाइम है। एसेंशियल कमोडिटी के बारे में बताया जाता है कि वो अभाव के काल में, जब हमारी खेती से इतना उत्पादन नहीं हो सकता था कि हम 35 करोड़ लोगों को खाना खिला सके, उस जमाने में वो कानून आया। आज हम 150 करोड़ लोगों को खिलाकर भी बचा सकते हैं, इतना उत्पादन करते हैं। तो आज वो कानून का रेलेवेंस कुछ नहीं है, इररिलेवेंट कानून। मोदी ने कहा था कि मैं कानून रद्द करूंगा। मोदी ने कानून कुछ रद्द किए, 2-2.5 हजार जो मरे हुए कानून थे ना, उनका अंत्य संस्कार किया, लेकिन जिन कानूनों से लोग मर रहे हैं उनको उसने हाथ नहीं लगाया। मेरा जिन्होंने कानून बनाया, जिन्होंने कानून चलाया, वो सारे इसमें इनके लोगों के हाथ जो है किसान के खून से रंगे हुए हैं, और उनको मुक्त कराने के लिए आज के दौर में, बदले हुए दौर में भी हमको अगर दुनिया के साथ आगे जाना है तो ये ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो स्वेच्छा से हो। इसलिए नए इंडस्ट्रियल इसमें इन लोगों को शामिल कराना पड़ेगा, जैसा कि नाना साहब ने सजेस्ट किया, और वो बिल्कुल सही बात, मुझे सटीक बात लगती है। मुझे मुख्यतः आप लोगों को जो ध्यान दिलाना था वो ये कानून रहे तक किसान के लिए कोई सांस लेने का मौका नहीं है। इसलिए ये कानून रद्द करने की मुहिम बड़े पैमाने पे चलनी चाहिए। धन्यवाद।